स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक मीटिंग बुलाई थी और यहां पर एक टॉपिक रखा गया था कॉमन सिक्योरिटी को लेकर। अब देखिए हुआ क्या है कि जब भारत की बारी आई बोलने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा भारत इस समय नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 साल के लिए, 2021 और 22, और इस साल के एंड में यहां पर जो है हमारा टर्म खत्म हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम इसके मेंबर हैं, हमारी बारी आई बोलने के लिए, तो हमने क्लियर तौर पर चाइना को दिखाया, एक करारा जवाब दिया आप कह सकते हो कि कॉमन सिक्योरिटी की बात करने वाला चाइना पूरे रीजन में किस तरह की हरकतें कर रहा है ये आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं यहां पर न्यूज, डबल स्टैंडर्ड्स, इंडिया स्वाइप एट चाइना ओवर कॉमन सिक्योरिटी। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, चाइना ने किस तरह से मीटिंग बुलाई, भारत क्या क्या कहना था, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, यूपीएससी का जो प्रीलिम्स और मेंस का कोर्स है इसका बैच स्टार्ट हो चुका है। यहां पर कोई भी आपका अभी वीडियो मिस नहीं हुआ है, डोंट वरी। अगर 1-2 वीडियो मिस भी होता है तो ऑलरेडी वो हमारे ऐप या वेबसाइट पर आप जितनी बार चाहो देख सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके हमारे ऐप और वेबसाइट पर, क्योंकि इसके अंदर आपको कई फीचर्स दिए जाते हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग मिलती है, MCQ, बहुत सारे प्रीलिम्स के स्पेसिफिक टीचिंग कराई जाएगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और एक मेंटर दिया जाएगा ताकि कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। पूरा स्केड्यूल आपको पहले ही दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आपको ऑप्शनल की तैयारी करनी है तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी का, बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव अगेन ऑन आवर ऐप या फिर वेबसाइट पर। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जो मैं MCQs डालता रहता हूं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। बेसिकली भारत ने इनडायरेक्टली आप कह सकते हो चाइना की तरफ इशारा करते हुए बोला है कि चाइना अक्सर डबल स्टैंडर्ड अपनाता रहता है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग टेररिज्म, या फिर अगर हम यूनिलैटरल एक्शन की बात करें, मतलब कि जिस तरह से स्टेटस को बना रहना चाहिए बॉर्डर के ऊपर, तो वहां पर उसको चेंज करने की अक्सर कोशिश करता है, और जो दूसरे देश की सोवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको नहीं मानता है। और ये सारी चीजें आप सोचिए तब बोली गई हैं जब ऑलरेडी चाइना ताइवान का टेंशन चल रहा है। यूएस के अंदर जो वहां के पार्लियामेंटेरियंस हैं, वहां के कांग्रेस के मेंबर्स हैं, वो आपका ताइवान पहुंच रहे हैं। इन सारी चीजों के बीच भारत ने भी इनडायरेक्टली काफी कुछ चाइना को सुनाया है। अब आप देख सकते हो ये सारी चीजें किनके द्वारा बोली गई हैं। भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन कर रही थी रुचिरा कंबोज, आप देख पाओगे यहां पर, उनके द्वारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहां पर सारी चीजें बोली गई हैं। और बेसिकली यहां पर जो टॉपिक था इट वाज रिलेटेड टू सिक्योरिटी काउंसिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और ऑब्वियसली बात है भारत ने कोई यहां पर चाइना का नाम नहीं लिया है, लेकिन मैं आपको जो चीजें बताऊंगा उससे आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि चाइना का ही रोल है इसके अंदर। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आखिरकार भारत ने ऐसा बोला क्यों। एक्चुअली क्या है आपको पता होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो जो 5 परमानेंट है वो तो रहेंगे हमेशा, उनके लिए तो कोई ऐसा टर्म है नहीं, लेकिन जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, हर एक मेंबर चुना जाता है अलग अलग रीजन से। अफ्रीका से यहां पर 3 चुने जाएंगे, एशिया पैसिफिक से 2 चुने जाते हैं, ईस्टर्न यूरोप से। इस तरह से भारत भी चुना गया था 2021 और 22 के लिए। तो यहां पर आप देखोगे अगर नीचे, तो हर एक देश को अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रेसिडेंसी की, मतलब कि उस पर्टिकुलर महीने को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कौन प्रिसाइड करेगा ये यहां पर तय होता है। और आप देख सकते हो भारत भी इसका प्रेसिडेंट बनेगा इन द मंथ ऑफ दिसंबर। 1 महीने के लिए यहां पर प्रेसिडेंसी दी जाती है। और अभी अगर आप देखोगे अगस्त के महीने में, तो चाइना इसका मेंबर है, चाइना मतलब प्रेसिडेंट है इसका बेसिकली। तो चाइना क्या करता है, अलग अलग टॉपिक लाता है, और इसी को देखते हुए चाइना ने यहां पर जो टॉपिक लाया डिस्कशन के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, वो है आपका मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोट कॉमन सिक्योरिटी थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेशन। सोच के देखिए, चाइना यहां पर बात कर रहा है कॉमन सिक्योरिटी की, कि किस तरीके से इंटरनेशनली पीस रखने के लिए, सिक्योरिटी रखने के लिए हमें यहां पर कॉमन सिक्योरिटी को प्रमोट करना होगा, आपस में मिलजुल कर चीजों को बढ़ाना होगा। तो चाइना के द्वारा ये सारी चीजों को रखना, ऑब्वियसली बात है ये एक तरह से हंसी का पात्र भी है, क्योंकि यहां पर ऑब्वियसली बात है जिस तरीके से चाइना चीजें करता आ रहा है पूरे रीजन के अंदर, सिर्फ भारत ही नहीं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि भारत ने क्या क्या बोला है यहां पर, उसे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहां पर जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव थी कंबोज जी, उन्होंने कॉमन सिक्योरिटी को लेकर क्या बोला हम देखते हैं। देखिए उनका कहना था,
अगर किसी भी प्रकार का कोअर्सिव एक्शन लिया जाता है, यूनिलैटरल एक्शन लिया जाता है, मतलब आपने देखा होगा चाइना खुद से जब मनचाह 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, जैसे मनचाह खुद से एक्शन ले लेता है और जो स्टेटस को इतने वर्षों से बना हुआ था उसको फोर्स के माध्यम से चेंज करने की कोशिश करता है। अब अगर आप मैप देखोगे यहां पर जो जम्मू कश्मीर लद्दाख, आपको पता है कि 2019 में यहां पर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो लद्दाख ऑब्वियस सी बात है ये पूरा पार्ट हम इसको कहते हैं, अभी के लिए ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड चाइना में है। तो यहां पर आपको पता होगा कि ये जो अक्साई चिन वाला इलाका है, जिसको अगेन ये तो हमारे द्वारा काउंट किया जाता है लद्दाख के अंदर ही, लेकिन 1962 का जो वॉर हुआ था तो ये काफी बड़ा एरिया चाइना ने अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद आपको पता होगा कि यहां पर जो भी कई एग्रीमेंट्स हुए, काफी कुछ हुआ, तो एक प्रकार का स्टेटस को बन गया था, मतलब कि चलो यहां पर हम लड़ाई नहीं करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है एक मान के चलेंगे, थोड़ा बहुत यहां पर परेशानी हो सकती है लेकिन इससे हमें कोई बहुत ज्यादा लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ कुछ चीजें देखने को मिलती थी, लेकिन ऐसा ये नहीं सोचा था किसी ने 2020 के पहले कि चाइना के साथ भी ऐसा कुछ होगा वापस से, क्योंकि बहुत लंबा समय हो चुका था। लेकिन चाइना ने आखिरकार क्या किया, ये जो स्टेटस को मेंटेन था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, इसको फोर्स के माध्यम से बदलने की कोशिश की। गलवान वैली वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ था वो फोर्स के माध्यम से करने की कोशिश की गई थी और इसी को इनडायरेक्ट वे में भारत ने चाइना को क्लियर तौर पर सुनाया है। कॉमन सिक्योरिटी इज ओनली पॉसिबल जब एक देश दूसरे देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रेस्पेक्ट करेगा, तभी ये पॉसिबल है। इसके अलावा भारत ने यहां पर यह भी बोला कि कॉमन सिक्योरिटी तभी पॉसिबल है जब आप एग्रीमेंट को यहां पर मानोगे, जो आपने एग्रीमेंट साइन किया है, मल्टीलैटरल, बायलैटरल। जैसे कि भारत ने 1993 में, अगर आपको पता हो, चाइना के साथ जो ट्रैंक्विलिटी वाला एग्रीमेंट साइन किया था, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट, तो उसी के तहत हमने कोशिश किया था कि यहां पर किसी भी प्रकार का वापस से कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। लेकिन फाइनली 2020 में कोविड के दौरान तो चाइना ने यह कर ही दिया ताकि किसी प्रकार से कोविड का जो पूरा मामला है, कोरोना वायरस, उसको भटकाया जा सके और भारत के अंदर जो पूरा डिस्कशन है वो कोरोना से शिफ्ट होकर यहां पर चला गया था। आई एम श्योर कि आप सबको याद होगा। तो भारत बेसिकली यही कह रहा था कि चाइना ने बार बार जो एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसको तोड़ने का उल्लंघन किया, उसको तोड़ा है एक प्रकार से एलएसी पर, और 2020 में तो आपको पता ही है किस तरह से चीजें। और उसके बाद तो हमारा जो रिलेशन है भारत चाइना के बीच में वो ऑल टाइम लो चला गया था। पहले हम एक्सरसाइज करते थे हैंड इन हैंड, आपको पता होगा, वो अभी तक हुआ ही नहीं है 2019 के बाद से। इसके अलावा टेररिज्म को लेकर भी बोला, हमारे द्वारा यह कहना था कि कॉमन सिक्योरिटी तभी पॉसिबल है जब आप कॉमन थ्रेट, जो एक कॉमन थ्रेट है पूरे विश्व में, क्या है, वो है टेररिज्म, आप उसके खिलाफ कदम लोगे। लेकिन चाइना डबल स्टैंडर्ड दिखाता है। यहां पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर कॉमन सिक्योरिटी की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और यूएस के द्वारा कोशिश किया जा रहा था कि यहां पर जो यूएस डेसिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा का अब्दुल रहमान मक्की हो गया, जैश ए मोहम्मद का अब्दुल रऊफ अजहर हो गया, तो इन सबको यहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के तहत ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाए। लेकिन यहां पर चाइना ने टेक्निकल होल्ड डाल दिया। मतलब आखिरकार ये करने की क्यों जरूरत पड़ी? सबको पता है, पूरे विश्व को पता है कि ये टेररिस्ट हैं, तो आपने इस चीज को क्यों रोका? तो आप ये एक प्रकार से डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हो। इसके अलावा हमारे द्वारा यह भी कहा गया कि रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए। अब देखो, आप इसको लिंक कर सकते हो साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना सी में आपको पता ही है कि यहां पर आप सोच के देखिए, चाइना का जो मेन लैंड है, चाइना का जो लैंड है वो आपको इधर देखने को मिलता है। चाइना कहता है कि नहीं, ये हमारा 9 डैश लाइन है। 9 डैश लाइन बेसिकली, ये डैश आप देख रहे हो ना, ये 9 डैश है, इसीलिए 9 डैश लाइन कहते हैं। तो इसकी वजह से यहां पर चाइना ने कह दिया कि नहीं, ये पूरा वाला जो समुद्र का इलाका होगा, ये साउथ चाइना सी, वो उन्हीं का होगा। यहां पर जितने भी आइलैंड्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ चाइना का होगा। तो बाकी देश फिर क्या करेंगे? आसपास ये जो वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, आपका मलेशिया हो गया, आखिरकार ये क्या करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो भारत ने इस चीज को बोला कि रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को रेस्पेक्ट करना चाहिए, सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो रेजोल्यूशंस अपनाए जाते हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में। क्योंकि यहां पर यही है ना, जो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहां से होता है? आपके लैंड से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, लेकिन आप उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, आप यहां पर नीचे तक चले आ रहे हो। तो ये सारी चीजें ना हो, तो वर्ल्ड आज के डेट में मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रहा है, चाहे टेररिज्म हो, रेडिकलिज्म हो, इन सबको हमें मिलकर फाइट करना पड़ेगा। लेकिन आपका ये जो डबल स्टैंडर्ड है वो नहीं चल पाएगा। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि पूरे विश्व में अगर कहीं पर भी कोई वॉर होता है तो उसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि एक जगह वॉर हो रहा है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, उसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं। चाहे आप फूड ग्रेन का मामला लीजिए, फर्टिलाइजर लीजिए, फ्यूल का प्राइस बढ़ गया, तो भारत को तो दिक्कत हुई इसकी वजह से। अफगानिस्तान के अंदर जो भी कुछ हुआ था उसका इंपैक्ट आज भी ये पूरा रीजन झेल रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और इसी को देखते हुए इन सब चीजों के दौरान भारत ने वापस से ये मुद्दा उठाया कि जो रिप्रेजेंटेशन है, स्पेशली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर,
उसमें डेवलपिंग कंट्रीज का रोल और बढ़ना चाहिए, स्पेशली भारत जैसे देश का, जो कि विश्व के अंदर सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और बहुत ही जल्द सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो भारत जैसा देश इसके अंदर नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि क्या यूएन ने पिछले 75 वर्षों में जो भी कुछ किया, क्या वो एक्सपेक्टेशंस के साथ किया था, क्या वो सारी चीज़ें कर पाया? जो पहले जो चीज़ें हुई थी 1945 में, उसके मुकाबले आज का जो वर्ल्ड है वो काफ़ी डिफरेंट है। आप जो चीज़ 1945 में चलाते थे, जो परमानेंट मेंबर 5 बन गए, क्या वो वही आज के डेट में चीज़ों को रूल करेंगे? चाइना बार बार यहाँ पर टेक्निकल होल्ड डाल देगा किसी ना किसी चीज़ को। तो ये हमें पूछने की जरूरत है। देयर शुड बी अ सीरियस डिस्कशन। और भारत का जो कॉल है रिफॉर्म करने का, मल्टीलैटरलिज्म का, इसको हमें सीरियस लेना चाहिए। कब तक आप जो एक बड़ा हिस्सा है आबादी का, ग्लोबल साउथ का, आप उसको इग्नोर करते रहोगे? तो एक ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट प्रेसिंग नीड ऑफ द आवर। ये हमें सबसे ज़्यादा जरूरत है इस समय। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डेंजर है, रियल डेंजर है कि यूएन जो है वो आपका इररिलेवेंट होता जाएगा और एक कोई नई ऐसी बॉडी आएगी विश्व के अंदर जो कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगी, डेमोक्रेटिक होगी और इफेक्टिव होगी। तो हमें यहाँ पर इसको लेकर एक कॉल लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भारत की द्वारा कही गई। आई होप कि ये काफ़ी कुछ आपको हेल्प करेगा आपके मेंस आंसर राइटिंग में, सारी चीज़ों को डालने के लिए एक थॉट प्रोसेस को बिल्ड करेगा जो भारत ने यहाँ पर किया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था रोहिंग्या वाला पूरा मुद्दा, इस सब चीज़ों को लेकर। तो यूनाइटेड नेशंस का जो रेफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 का, इससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। यहाँ पर सिर्फ 90,000 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। हरी अप, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये बैच स्टार्ट हो गया है, तो जल्दी करिए और 31 अगस्त तक ही आप इसके अंदर एडमिशन ले पाओगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।